नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भारत में तीन भारत। तो हम बात कर रहे हैं भारत में तीन भारत। दरअसल दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने आईफोन 17 की बिक्री शुक्रवार यानी कि 19 सितंबर से भारत में शुरू कर दी। इसे लेकर खरीदारों में खासा उत्साह देखा गया। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के एप्पल स्टोर पर शुक्रवार को तड़के से ही लोग कतार में लग गए थे। हाल ही में लॉन्च किए गए आईफोन 17 मॉडल की बिक्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित देश के पहले एप्पल स्टोर पर शुरू हुई। तड़के से ही यहां उत्साहित ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली। भीड़ इस कदर देखने को मिली कि स्टोर खुलने से पहले जो सैकड़ों की संख्या में युवा जो है वो लाइन में लगे नजर आए और नौबत यहां तक की आ गई कि हाथापाई और मारपीट की भी नौबत आ गई। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे कतार में घुसने को लेकर ग्राहकों के बीच कहासुनी तक हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद निजी एवं सरकारी सुरक्षा कंपनियों हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। स्टोर के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। जियो सेंटर के बाहर सुबह 6 बजे तक सैकड़ों लोग कतार में खड़े नजर आए। कुछ तो अपने साथ पानी और खाने का सामान लेकर आए। कई युवा ग्राहक सोशल मीडिया पर लाइव आकर अब अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। किसी को ऑरेंज कलर का आईफोन मिल गया, इसको लेकर उत्साहित है, और कोई प्रो मैक्स वेरिएंट का इंतजार कर रहा था, उसको ये वेरिएंट मिला तो वो उत्साहित है। अब सवाल यह है कि भारत जैसे देश में जहां 80 करोड़ से ज्यादा की आबादी मुफ्त राशन के सहारे जी रही हो या मुफ्त राशन के लाइन में लगी हो, बीते 70 सालों में सबके पक्के मकान देने के लिए सरकार कई योजनाएं लाई हो, योजनाएं चला रही हो, और बहुत सारे गांव में अब जाकर बिजली पानी जैसी मूलभूत जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी हो पाई हो, उस देश में आईफोन 17 जैसी कीमती, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख से ऊपर है, उसके लिए मारामारी देखकर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमारा भारत वास्तव में गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ चला है या फिर गरीबी और अमीरी की ये खाई जो है वो बढ़ गई है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद एक तरफ जहां 80 करोड़ से ज्यादा की आबादी को मुफ्त अनाज चाहिए, वहीं देश में लग्जरी सामान की खरीदारी भी बढ़ रही है। देश में बढ़ती असमानता का सीधा सबूत है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय, जो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर 136वें स्थान पर है, जबकि क्रय शक्ति समता के आधार पर 119वें स्थान पर आता है। यानी कि क्रय क्षमता के आधार पर अगर देखा जाए तो 119वें नंबर पर भारत आता है। इसका मतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के कई देशों से काफी पीछे है। इसलिए सवाल उठता है कि एक तरफ देश की एक बड़ी आबादी जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, राशन की लाइन में है, देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या नौकरियों के लिए लाइन में है, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो महंगी चीजों को खरीदने के लिए लाइन में मारामारी कर रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है या भारत में अमीरी बढ़ रही है, या ये भारत में तीन भारत नजर आ रहे हैं। एक भारत वो जो राशन के लाइन में लगा है, एक भारत वो जिसको आवश्यकता है नौकरी के लिए लाइन में लग रहा है भारत, और युवा जो है बड़ी संख्या में नौकरी के लिए भटक रहे हैं, नौकरी के लिए लाइन में लग रहे हैं। और एक भारतीय है जो मुंबई, बेंगलुरु और तमाम राज्यों से, तमाम महानगरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, 1,00,000-1,50,000 रुपए तक के जो फोन आ रहे हैं, उसके लिए युवा जो है वो मारामारी कर रहा है। तो आबादी के कारण प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक रूप से भारत की कम है। हालांकि भारत जो जीडीपी के मामले में 4थे नंबर पर भले ही है, लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये भारत की ग्रोथ को दिखाती हैं, भारत में आर्थिक असमानता को दिखाती हैं। भारत 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर बन गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति की आय के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। दुनिया के कई देशों, कई छोटे छोटे देशों से पीछे है।
क्रय शक्ति की अगर बात देखी जाए, उसमें भी भारत का नंबर जो है वो काफी नीचे आता है। ऐसे में बड़े सवाल ये हैं कि भारत में ये आर्थिक असमानता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत आर्थिक असमानता की तरफ बढ़ रहा है। भारत में कई भारत बन रहे हैं, एक गरीब भारत, एक जरूरतमंद भारत और एक अमीर भारत। हम कुछ स्टोरों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है और उपभोक्ताओं से बातचीत की है, वो हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद इस विषय पर चर्चा करते हैं। हाँ, बहुत क्रेज है, वही देखने आए थे कि क्या है। हाँ जी, लॉन्च हो जी जी, सोच रहे हैं। बहुत फर्क है 16 प्रो से और 17 प्रो से कैमरे में हाँ, पहले किया हुआ। चलाना ही पड़ेगा, जब 16 प्रो चलाया तो 17 प्रो भी चलाना पड़ेगा। हाँ, 1-1.5 महीने पहले से बोला हुआ। हाँ, बहुत अच्छा है जी। भारत में आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है और लॉन्च होने के बाद आईफोन का क्रेज इस तरीके से है कि जो शोरूम्स हैं वहां पर कस्टमरों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं इस समय कि कस्टमर किस तरीके से आईफोन लेने के लिए शोरूमों का रुख कर रहे हैं और बाकायदे यहाँ पर आईफोन 17 जो लॉन्च किया गया है उसको देखा जा रहा है। क्या कुछ इस आईफोन 17 में है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आईफोन 7 की जितनी भी सीरीज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर जो दुकान के मालिक हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आईफोन 17 में क्या कुछ है और कस्टमर किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है? आईफोन आज की डेट में एक ऐसा ब्रांड है, उसकी ऐसी ब्रांड वैल्यू है कि अगर वो लॉन्च होता है उसका कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके लिए लोगों की लाइनें लग जाती हैं। और वाकई में उस प्रोडक्ट में क्या है ये तो हम लोग भी क्या ही बताएं कि इतना खूबसूरत और इतना अच्छा फोन निकाला है उन्होंने। 16 से इस बार 17 को बहुत बेटर किया है, डिजाइन पूरा चेंज कर दिया है। और जो उन्होंने ऑरेंज कलर निकाला है उसने तो वैसे ही आग लगा रखी है और हमारे उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही भगवा का इस समय जलवा है। तो लाइन लग के बिक रहा है। स्टॉक की अवेलेबिलिटी हमेशा की तरह इस बार भी बहुत कम है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई ना के बराबर है। तो लोग इस समय तो उसको ये कहने को तैयार हैं कि सर आप एमआरपी से 10,000, 20,000, 25,000 रुपए ऊपर ले लीजिए लेकिन अवेलेबल करा दीजिए। लेकिन क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा कम है तो हम लोग भी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अवेलेबल करा पाए। तो हम अपने दर्शकों को भी एक बार आईफोन 17 दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर शोरूम्स में लोग आ रहे हैं, फोन दिखा रहे हैं। और बाकायदे ये देखिए, ये है वो आईफोन 17 जो ऑरेंज लुक में आया है। और ये बात भी सही है क्योंकि भारत में इस समय भगवा कलर कुछ ज्यादा ही चल रहा है और ये वजह है कि ये देखिए ये है आईफोन 17 और ये बाकायदे ऑरेंज कलर में है। और इसके साथ साथ आप एक दूसरा कलर भी देख सकते हैं, इसका जो 17 ईयर है और ये देखिए व्हाइट कलर में है और जो मतलब बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत ही मतलब पकड़ने में भी अच्छा लग रहा है। तो आईफोन लेने के लिए जो काफी लोग हैं वो कल से ही लाइन बनाए हुए थे और अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं शोरूम में इसे लेने के लिए। और क्योंकि आईफोन 17 की जितनी भी सीरीज है उसको लॉन्च कर दिया गया है और लोगों के सर पर आईफोन का क्रेज जो है वो चढ़कर बोल रहा है और लोग अब आईफोन 17 लेने के लिए शोरूमों में उमड़ रहे हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी राणा जी आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति गुप्ता जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कुछ खास अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए राघवेंद्र सिंह चौहान जी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी, हाल ही में दुनिया भर में आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, भारत में भी लॉन्च हुआ है, लेकिन दुनिया भर में वो तस्वीरें देखने को नहीं मिली जो भारत में तस्वीरें देखने को मिली है। मुंबई, बेंगलुरु और तमाम बड़े शहरों में आईफोन 17 के लिए मारामारी देखने को मिली है। सड़कों पर युवा नजर आए और बड़ी संख्या में युवा पूरे दिन रात भर लाइन में खड़े रहे, भोजन पानी और सारी व्यवस्था लेकर आईफोन 17 पाने के चक्कर में लाइन में लगे नजर आए। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम उस देश की बात कर रहे हैं जिस देश में 80 करोड़ की आबादी को हम या सरकार राशन दे रही है।
80 करोड़ की आबादी को राशन की जरूरत पड़ रही है। देश का एक बड़ा युवा जो है वो नौकरी के लिए भटक रहा है और युवाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो आईफोन 17 जैसे महंगे फोन जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है उसके लिए मारामारी कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यह कहा जा रहा है कि ये भारत में 3 भारत की तस्वीर है। एक भारत में ये 3 तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक वो भारत जो जरूरतमंद भारत है, गरीबी रेखा के नीचे भारत जीवन यापन कर रहा है। एक भारत ऐसा जो नौकरियों के लिए जूझ रहा है, अपनी जरूरतों के लिए जूझ रहा है, और एक भारत ऐसा। अब इन तस्वीरों को देखकर क्या ये सवाल नहीं उठते हैं कि भारत में आर्थिक असमानता बढ़ गई है या भारत वास्तव में अब गरीबी से अमीरी की तरफ जा रहा है, जिसकी ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। राघवेंद्र जी धन्यवाद। देखिए ऐसा है, हमारे युवा आईफोन खरीद रहे हैं। आईफोन 17 हिंदुस्तान में आ गया, हिंदुस्तान में बिक रहा है। उसके लिए युवा अपनी ताकत लगा रहे हैं कि हमको लेना है उसको। ये सब संभव कैसे हुआ, इसके पीछे भी तो आप चाहिए। अभी आपने कहा भारत में हम 3 तस्वीरें देख रहे हैं। अरे भाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये तुलसीदास जी ने तो कहा ही है। हमारा चश्मा कैसा है, हम कैसी देख और कैसी सोच रखते हैं, हम किस प्रकार से भारत को बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं जी। शादी के चम्मच वाले युवराज भी यहाँ मौजूद हैं। वो कभी जलेबी को एक्सपोर्ट करते हैं। अरे बताइए, ऐसा व्यक्ति अगर इस तरीके की जो बात करने वाला, इस तरीके की जो सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, वो क्या भारत की सोच रखेगा। तो आपने कहीं तक ठीक भी कहा कि उन्होंने जितने दिन तक उनके परिवार ने शासन किया, युवराज के परिवार ने, तो उतने दिन तक भारत को दुर्दशा से और बदतर दुर्दशा में पहुंचाया है। क्योंकि उनके पास भारत के विकास का कोई विजन नहीं था, उनके पास केवल भारत के विनाश का विजन था। उन्होंने भारत के विनाश को विकराल रूप दिया। इसी वजह से आज उनकी ये हालत हो गई है। रही बात कि आपने अभी थोड़े दिन पहले कहा जाता था ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप ने वो कह दिया, ट्रंप ऐसा कर रहा है, ट्रंप वो कर रहा है, ट्रंप ये कर रहा है। अब ट्रंप और तुरुप का पत्ता कहाँ चला गया। अब ये सब चीजें लॉन्च हो रही हैं। और 2014 के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि गरीबी दर कहाँ थी और अब गरीबी की दर कहाँ है, ये आप देख लीजिए, गूगल पर सर्च करके देखिए। अब आपने कही 3 भारत की तस्वीर, तो हमें तो एक तो हमने तुलसीदास जी का उदाहरण दिया, जाकी रही भावना जैसी। इनकी भावनाएं दूसरी है। मैंने कहा एक भारत में 3 तस्वीरें, एक भारत में 3 तस्वीरें जी। मकान की जरूरत है उसको मकान दिया जा रहा है, जिसको भोजन की जरूरत है उसको भोजन दिया जा रहा है, जिसको पढ़ाई की जरूरत है उसकी पढ़ाई की चुस्त और तंदुरुस्त व्यवस्था की जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। इसी वजह से चूंकि भारत अब ये नए दौर का भारत है, अब ये युवाओं का भारत है और युवाओं के कंधे पर होकर ही भारत की जो गति है वो आगे बढ़ रही है। रही बात कि जिस प्रकार की पॉकेट अलाउ करती है वो उस प्रकार का मोबाइल खरीदता है। मोबाइल युग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन युवाओं में उसके प्रति आकर्षण इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वहां पर लाइन लगी हुई है। लेकिन राघवेंद्र जी, वो बगैर मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं, वो बगैर मोबाइल के भी लोग हमारे हैं और बगैर जो खाने वाले हैं, जिनको खाना भी नहीं नसीब होता है, उनको हम खाना भी नसीब करा रहे हैं। इसमें गलत बात क्या है। अब आप इसको 3 तरीके के भारत की संज्ञा देंगे तो आप देते रहिए। भारत हमारा आगे है, भारत को हम आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को आगे बढ़ने की ओर आकर्षित कर रहे हैं। देश, आपने कहा कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो इसमें गलत क्या है। भारत को क्या वहीं पड़ा रहना चाहिए जहां कांग्रेस के लोगों ने, जैन पित्रोदा जैसे लोगों ने जहां पर छोड़ा था, नेहरू जी जैसे लोगों ने भारत को चूस कर फेंक दिया था,
या उसी भारत को बना रहना चाहिए? नहीं रहेगा। मोदी जी के शासन काल में भारत आगे बढ़ चुका है, भारत जाग चुका है। मोदी जी ये नहीं कहते मोदी फर्स्ट, मोदी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। मोदी जी ने कभी यही नहीं कहा कि यहाँ का ठीक है राघवेंद्र जी, प्रधानमंत्री फर्स्ट ठीक होना है राघवेंद्र चाहिए। जी, उन्होंने कहा कि हम तो प्रधान सेवक हैं, यहाँ पर केवल होना चाहिए, ठीक है राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी मेरा मूल सवाल था एक वर्ग ऐसा है जो 1.5 लाख का मोबाइल खरीदने के लिए वो 2 दिन लाइन में लग सकता है। एक वर्ग ऐसा है जो सामान्य जो राशन पानी की व्यवस्था के लिए वो सरकार पर डिपेंड है। तो आर्थिक असमानता की मैं बात कर रहा हूं कि आर्थिक असमानता क्या बढ़ रही है, गरीबी अमीरी में फर्क बढ़ रहा है। देश निश्चित रूप से चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, पांचवी से चौथी बन रहा है और तीसरी की तरफ अग्रसर हो रहा है। निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ गरीबी अमीरी में जो अंतर है वो भी कम होना चाहिए। गरीब वर्ग जो है उसको सहूलियत से आसानी से चीजें उपलब्ध हो सके, वो भी व्यवस्था देश में होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी स्थितियां आनी चाहिए और देश का युवा 1.5 लाख का नहीं 3 लाख का मोबाइल खरीदे। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं राघवेंद्र जी। देखिए ऐसा है, मैंने अभी फिर कहा, आपने उसको ध्यान नहीं दिया कि देखिए यहाँ का युवा जो जिस कार्य में तल्लीन होता है उसको हम उस कार्य में लगाते हैं जी। यहाँ पर हमने हर जिले की जो चीज मशहूर है उस चीज को, उस जिले को प्रायोरिटी देने को कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि जहाँ की जो चीज प्रसिद्ध है वहां की उस चीज को जिलेवार उसको प्राश्रय दिया जाए और उसको जिलेवार बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। जिलों के हर जिलों के हमारे जिलाधिकारी को, हर जिलों के अधिकारियों को और हर जिले की जनता के नुमाइंदों को ये निर्देश है कि हर जिले को आगे बढ़ना है। और असमानता की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे निकट भविष्य में वो भी आपको समान। ठीक है राघवेंद्र जी, हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़े हुए हैं, आर्थिक विश्लेषक है। राघवेंद्र जी आपकी बात आ गई, राणा जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद संदीप जी का रुख करेंगे। अश्विनी राणा जी, देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है या अमीरी बढ़ रही है? अभी जो देश में आईफोन 17 की मैं बात कर रहा था, लॉन्च होने के बाद युवाओं में मारामारी मच गई। एक वर्ग ऐसा भी है देश में, एक वर्ग ऐसा भी है कि राशन की लाइन में लगा हुआ 80 करोड़ आबादी को सरकार राशन दे रही है, और एक वर्ग ऐसा भी है कि देश में युवा जो है नौकरी के लिए भटक रहे हैं। 8,000, 5,000, 6,000, 7,000 की नौकरी उनको नहीं मिल रही है, उनकी भी अपनी जरूरतें हैं। तो देश में ये तीनों तस्वीरें देखने को मिली, इसीलिए मैंने कहा एक भारत लेकिन 3 तस्वीरें। आपके नजरिए से मैं समझना चाहता हूं कि क्या आर्थिक असमानता बढ़ रही है? क्योंकि भारत जो है जीडीपी के मामले में लगातार बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम में देश अभी काफी पीछे है, क्रय शक्ति देश की अभी काफी पीछे है। आपके हिसाब से सर समझना चाहेंगे? देखिए क्या है कि देश प्रगति कर रहा है। जब प्रगति होती है तो हर वर्ग की होती है जी। जो जिस तरह का वर्ग है उसकी वैसे ही हर वर्ग में वो आगे आगे बढ़ता जाता है। तो एक बात तो ये है जी। और हम ये नहीं कह सके कि असमानता बढ़ रही है। कारण क्या है कि 2 चीजें हैं। हमने अगर लाइनों की बात करें तो हमने लाइनों का वो भी दौर देखा है कि जब एक राशन था, मतलब एक, और उस समय कोई परिवार का आदमी राशन की लाइन में होता था, कोई कोयले की लाइन में होता था, कोई केरोसिन की लाइन, वो भी लाइनें देखी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो लाइन है वो एक विकसित भारत की जो है वो लाइन हमें दिखती है। दूसरा ये है कि हम बार बार कहते हैं कि रोजगार के उसमें है। अब रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ जी। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, हर फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है कि जो है वो कारीगर, जो कुशल कारीगर वो चाहिए, यानी वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग वो जॉब नहीं। आज ही मेरी एक सीए से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आज बहुत जल्दी जिनको हम सिखाते हैं अकाउंटिंग वो चले जाते हैं क्योंकि कंपनियां इतनी बढ़ रही हैं कि उनको जॉब मिल जाती है और वो सीखने से पहले ही चले जाते हैं और हमें वो और जो सिखाने वाले ट्रेनी है उपलब्ध नहीं। यानी सरकारी नौकरियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर रोजगार है, ऐसा नहीं है।
हम ये भी नहीं कह रहे कि हमने कोई एक मैक्सिमम लेवल अचीव कर दिया। और अगर हम दूसरे देशों से हम जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने देश की कुछ कमियों को देखते हैं। हर देश में अलग तरह का, आप यूएस को समझते हैं कि वो वर्ल्ड का पहला देश है, लेकिन अगर यूएस का आप देखते हैं तो उनका जो लोन है, डेट है उनके ऊपर, वो कितने गुना है उनके जीडीपी से। वहां पर जो होमलेस लोग हैं, सड़कों पर रहते हैं, मतलब भारत से ज्यादा बुरी वहां पर दशा है। यहाँ तो कोई भी राजनीतिक दल अपने राज्य में कोई इस तरह का लोग होता है, उसके लिए वो झुग्गी की व्यवस्था करता है, खाने की करता है, लेकिन वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उनको अपने आप मांग कर वहां खाना। तो हर देश के अंदर है। भारत ने जब से इकोनॉमी के अंदर परिवर्तन आया है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हर सेक्टर में है, और जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो खर्च कर रहा है। ये वो वर्ग है जो कि खर्च कर सकता है। ऐसा वर्ग भी है जो कि इसके बाद सेकंड हैंड मोबाइल के लिए आगे आएगा। बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखें तो आज इस देश में कितने करोड़ जो है वो मोबाइल है, यानी 140 करोड़ में देखें तो मोबाइल की संख्या कितनी है, कितने बन रहे हैं। तो ये एक ग्रोथ की पिक्चर है हर सेक्टर में, चाहे वो निचला वर्ग है, ऊपर वाला वर्ग है, हर वर्ग जो है प्रगति कर रहा है। असमानता की बात, अब हम कई बार, आपने कहा कि भाई 136वें नंबर है, हमारी जो आबादी है उसके कारण से। अब जिस देश की आबादी कम है तो जीडीपी डिवाइडेड बाय आप उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसकी पर कैपिटल नेचुरली ज्यादा होगी। हमारी वो भी इशू है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हर वर्ग जो है वो खुशहाल होता चला जाए, ये हर सरकार की एक कोशिश होनी चाहिए। हर वर्ग, चाहे वो निचला है, मतलब उसको अपग्रेड होते रहना चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है। तो वर्ग तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन हर वर्ग जो है खुशहाल होता चला जाए, ये देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। और सरकार कोई भी हो, उसका दायित्व है कि वो हर वर्ग को खुश करे। निश्चित रूप से सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं भारत में 3 भारत, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, देश में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने बदलाव किया, तमाम सरकार प्रयास कर रही, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं, अभी की जो तस्वीर जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में, शायद संदीप जी हमारे साथ नहीं है, संदीप जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम संदीप जी के पास दोबारा से आएंगे। हमारे साथ श्रुति गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं। श्रुति गुप्ता जी, आपका रुख कर रहे हैं। श्रुति गुप्ता जी, वैसे तो सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है कि गरीबी अमीरी में जो है वो कम से कम फर्क हो, उसके लिए टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए हैं। अभी पिछले बार भी टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। जो अमीर हैं उन पर ज्यादा टैक्स का बोझ डाला जाए, हर सरकार ये करती है। और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर कम जो है टैक्स का बोझ डाला जाए। इसके अलावा तमाम अन्य जो रियायतें होती हैं वो दी जाती हैं। लेकिन जो तस्वीरें अभी जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिन तस्वीरों को हम कह रहे हैं कि एक भारत में 3 तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या ये आर्थिक असमानता का कारण है, या वास्तव में ये सुखद तस्वीरें हैं, देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं वो अब उससे निकलकर अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि राशन के लाइन में अभी भी करोड़ों लोगों को राशन सरकार दे रही है। युवा जो है वो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, और एक वर्ग ऐसा भी है जो लाखों के फोन को अफोर्ड कर सकता है, खरीद कर सकता है, ऐसा युवा है। तो क्या ये आर्थिक असमानता है, या ये इसको सुखद तस्वीरें कहेंगे, आपके नजरिए से समझेंगे?
देखिए, जहां तक मैं समझ रही हूँ कि इसमें इस तरह की डिस्पैरिटी ना की जाए कि आर्थिक असामान्यता है या क्या है। जी। क्योंकि हम खुद कहते हैं कि हम जेन जी में जी रहे हैं, इस हम्म। समय हमारे सामने जेन जी हम देख रहे हैं, और जेन जी ने कितने बड़े बदलाव किए। हाल में ही आपने नेपाल में देखा कि बिल्कुल। उसकी पावर क्या है। हम्म। हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आजकल हर युवा, आप अगर देखें कि अगर हम खुद को अगर 10 साल पीछे की ओर देखें तो शायद टेक्नोलॉजी में इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं थी, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी को लेकर हर युवा से लेकर बच्चे में भी अवेयरनेस है। रही बात, जो हम इस मुद्दे पर आते हैं, जो आज का चर्चा का विषय है कि आईफोन को लेकर, तो जहां तक मैं समझती हूँ कि महंगे फोन को रखना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुविधाएं इतनी हो गई हैं। आप अगर देखेंगे कि शायद पहले मोबाइल ईएमआई पे नहीं मिलते थे, लेकिन अब आप आईफोन जैसे फोन भी ईएमआई पे ले सकते हैं। जो आपने अगर इतनी लंबी लाइन की बात कही है, तो जरूरी नहीं कि वो जितनी लंबी लाइन है वो सारे कैश में ही उस फोन को लेंगे, ईएमआई पे ले सकते हैं। और आपने खुद बताया कि युवा वर्ग में ज्यादा इसको लेकर क्रेज है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और आईफोन को लेकर लोगों में जो एक जो ब्रांड इमेज है उसको लेकर लोगों में ज्यादा उत्सुकता रहती है। हाँ, दूसरी ओर जो आपने बात कही है कि इसमें एक वर्ग ऐसा भी हो सकता है जो शायद कभी जब नोटबंदी रही होगी तो वहां की लाइन में लगने में उनको आपत्ति रही होगी। हालांकि वो मुद्दा भी देश से जुड़ा हुआ था, देश हित में था, और देश की प्रगति में कहीं ना कहीं उसका योगदान भी रहा है, लेकिन उस वर्ग को वो आपत्ति थी। लेकिन वो आज वो शायद आईफोन की लाइन में लगा होगा तो उसको इतनी दिक्कत नहीं हो रही होगी, भले वो 8 घंटे या 10 घंटे लगा हो। तो ये अपने आप में एक अलग विचार, अलग मुद्दा, इस पे चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूँ कि अगर आईफोन को लेकर भारत में इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो ये विकसित भारत की एक तस्वीर अगर इस तरह से हम लें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी ब्रांड वैल्यू को लेकर कितनी लोगों में उत्सुकता है और कितना ज्यादा उसको लेकर लोग उसमें क्रेज है, तो ये सारा मैटर वहीं पर आकर फंसता है। इससे पहले जब आईफोन का एक और जो फीचर लॉन्च हुआ था, उसमें भी इसी तरह का देखा गया था कि रात से ही लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया था, लंबी लंबी लाइनों में लगे थे कि उनको वो मिल जाए। यहाँ पर जो मेन चीज जो लबोलबा वो यही है कि हर चीज को, महंगी से महंगी चीज को लोगों तक आसानी से पहुंच, उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर सरकार का रोल, कि जिस तरह से चीजों में सहूलियत दी गई, नई नई जो नीतियां लाई गई हैं। अब जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हर चीज को आप लोन के जरिए आसानी से ले सकते हो, उसका एक मिनिमम अमाउंट हर महीने आप देते रहिए और उस चीज को आप अपना बना सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, युवाओं में खास तरह से इसका ज्यादा क्रेज है। दूसरी चीज एक ये है कि आईफोन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत रहते हैं। आजकल जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से फोन से लगातार अपराध हो रहे हैं, आप खुद, हम लगातार खबरें इस तरह की दिखाते रहते हैं, तो आईफोन में इस तरह की चीजें कम होती है, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब वजह है कि लोगों को आईफोन में इतनी रुचि है। और जो सबसे बड़ी बात मैंने कही है कि इस समय भारत क्या, पूरे देश की अगर बात करें, जो हम ब्रांड वैल्यू पे जितना ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, आप अगर देखें जितनी भी ब्रांडेड चीजें लोग लेना चाहते हैं, और यही वजह है कि आज आईफोन को लेकर लोगों में, खासतौर से युवाओं में, इतना क्रेज है। निश्चित रूप से श्रुति गुप्ता जी आप जुड़ रही है हमारे साथ। हम अश्विनी राणा जी से, आर्थिक विश्लेषक हैं, उनसे इसके बारे में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो अब हम सीधे अपने प्रोग्राम का रुख करते हैं, चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ अश्विनी राणा जी आर्थिक विश्लेषक हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी राणा जी, एक बार फिर से आपका रुख करें। अश्विनी राणा जी, जैसा कि देश की प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी की तरफ अग्रसर है। कुछ ही सालों में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। और जिस प्रगति से देश बढ़ रहा है, जिस स्तर पर देश की प्रगति हो रही है, तो कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें, क्रय शक्ति की अगर बात करें, तो भारत की ये काफी कम है। जनसंख्या हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, ये इसका प्रमुख कारण है। जैसा कि अभी आप बता रहे थे, क्रय शक्ति, एक तरफ क्रय शक्ति के अगर आंकड़ों की बात करें हम काफी पीछे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया के किसी भी देश में ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं जो आईफोन 17 के लिए जो भारत में तस्वीरें सामने आई हैं। मारामारी मची हुई है युवाओं में, और क्रय शक्ति के मामले में जो आंकड़े कहते हैं वो हम काफी पीछे हैं। ये एक तो ये जो लाइनों की हम बात कर रहे हैं ना, ये इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि भाई हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, बिल्कुल, डिमांड ज्यादा है, और सबको पता है कि लिमिटेड सप्लाई है। मतलब आईफोन जो आया है मार्केट में, उसका इनिशियल जो सप्लाई है वो, उसके नंबर कम होंगे, लेने वाले ज्यादा हैं, तो निश्चित रूप से वो हर आदमी वहां पर लाइन लगाकर जो है पहुंच जाएगा। आप कभी देखिए, किसी समय पिक्चर हॉल में जाने के लिए लोग पहले से ही लाइन लगा देते थे, आज कोई लाइन नहीं लगती। आज ऑनलाइन जो है अवेलेबिलिटी है, घर में बैठकर देखकर आप उसकी टिकट बुक कर सकते हैं।
तो ये डिमांड सप्लाई का भी एक खेल है। दूसरा, इन सभी अभी हमारे बहन जो है गुप्ता, श्रुति गुप्ता भी बता रही थी कि भाई अवेलेबिलिटी है ईएमआई पर, बिल्कुल है। वो भी एक कारण है कि हमारे जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है। हमें पता है कि मैं उसकी रीपेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों को और बाकी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि रिजर्व बैंक बैंकों को और एनबीएफसी को अभी एक अधिकार देने वाले हैं कि जो लोग इतने महंगे फोन ईएमआई पे खरीद रहे हैं, अगर ये ईएमआई नहीं देंगे तो उनका फोन जो है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद करवा सकेंगे। तो इसलिए कृपया आप फोन महंगा खरीदो ईएमआई पे, लेकिन ईएमआई देते रहे। दूसरी जो आपने कहा कि क्रय शक्ति और प्रति व्यक्ति आय, वो सीधा उसका जो कारण, उसका कंसर्न है, उसका जो वो है वो जनसंख्या ही है। आप विश्व में कोई भी देश देख लिए, वहां पर अगर जनसंख्या कम है, जीडीपी उनकी कम भी है, तो उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी ही। हमारे साथ वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो है अपनी उनकी परचेजिंग पावर की बात जहां तक कहते, अभी जो जीएसटी का रिफॉर्म्स किए गए हैं उसके कारण से भी लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ने वाली है। कारण क्या है कि जो बेनिफिट लोगों को मिलेगा वो सारा पैसा जितने भी वो सेविंग करेंगे टैक्स में, चाहे वो अपना प्रीमियम इंश्योरेंस का हो, हेल्थ इंश्योरेंस का हो, जिसपे 0 हो गया तो बहुत बड़ा वो एक उनको बचत होने वाली है। वो सारी बचत आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन में वो लगाने वाले हैं और हमारी जो कंजम्पशन है, डिमांड है, सब कुछ बढ़ने वाला है। तो इसलिए इन सारी चीजों का सरकार की जो योजना थी रिफॉर्म्स लाने की, उसमें एक बड़ा ये कारण भी है कि लोगों के पास पॉकेट में जो है पैसा ज्यादा हो, तो उससे ये सारी चीजें गैप जो है वो भी कम होने वाला है। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राघवेंद्र जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, जो तमाम प्रदेश सरकारों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों जो लोग हैं गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं, उनको सरकारी मदद मिली है, उनकी खुद की इनकम बढ़ी है। देश में भी जो है गरीबी रेखा से बाहर निकलने वालों का आंकड़ा बढ़ा है और केंद्र सरकार ने भी इस पर कई बार कहा कि देश में जो है वो गरीबी रेखा से निकलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। सरकार ने तमाम सुविधाएं दी, आवास दिया है, लोगों के किसानों को तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई है, युवाओं के लिए तमाम रोजगार के लिए योजनाएं चलाई है, मुद्रा योजना और तमाम ऐसी योजनाएं। उसके साथ अब जो है देश में युवा जो है वो रोजगार खोल रहे हैं। कुल मिलाकर जो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सुखद हैं। आप कह रहे हैं कि सुखद हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये सुखद होनी चाहिए। दूसरी तस्वीर जो हम 80 करोड़ की हम जब बात करते हैं, सरकार इसको भी कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अगर सब ठीक चल रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार को नहीं देना चाहिए, लेकिन जब 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो ऐसा वर्ग है जो राशन पानी के लिए सरकार पर डिपेंड है। सब नहीं तो अधिकांश लोग। तो गरीबी अमीरी का जो फर्क है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इस पर और प्रयास करने की जरूरत है। ये निश्चित रूप से अभी हमारे साथी अश्वनी जी ने, राणा साहब बहुत अच्छा विश्लेषण करके बताया कि हमारा देश कोई छोटा देश नहीं जी, 140-45 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। तो उस देश के राजा को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी जनता को कोई दुख ना हो, जिसको भोजन पाने की व्यवस्था गड़बड़ हो उसकी भोजन की व्यवस्था देखी जाए, जिसको आईफोन पाने की व्यवस्था हो उसको आईफोन दिया जाए। हमारी बहन अभी श्रुति जी बोल रही थी, श्रुति गुप्ता जी, छोटी बहन ने बहुत अच्छा कहा कि देखिए अब ऐसा नहीं है कि आईफोन लेना कोई बहुत बड़ी बात होगी, आप फाइनेंस कराइए, आईफोन मिल जाता है आपको। तो अब ये सब संभव हो रहा है। तो ये संभव होने में अभी आपने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम से ही गायब हो गए। तो अब थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, और सरकारें पहले जो हुआ करती थी वो सब सरकारें घोटालेबाजों की सरकार हुआ करती थी। 2G, 3G, 4G, कौन सा कोयला घोटाला, सब घोटालोबाजों के अब
दुर्दिन आ गए हैं, तो इस वजह से वो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अब ये सरकार जनता की है और जनता की सरकार होने की वजह से ही ये सारी सुविधाएं समय समय उपलब्ध होती जा रही हैं। और आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि एक राम राज्य कहा जाता था, वो राम राज्य की स्थापना हमारे भारतवर्ष में निश्चित रूप से होगी। भारत विश्व गुरु बनेगा और हमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात का आदर करता हूं। आपने कहा 3 तरीके के भारत हैं। हो सकता है आपका नजरिया इस तरीके का देखने का हो, मेरा ये नजरिया है। मैं ये कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि भारतवर्ष में जिसको भोजन की व्यवस्था नहीं है उसको भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसको आवास की व्यवस्था नहीं है उसकी आवास की चिंता हमारा प्रधानमंत्री करता है। जो हमारा प्रधान सेवक है वो आवास दे करके उनसे ये भी पूछता है कि आपको कितना पैसा इसमें देना पड़ा, आवास में आपको घूस तो नहीं लगी। लेकिन अभी हमारे अश्विनी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले बहुत लाइनें लगती थी, कोयले की लाइन भी होती थी, राशन की लाइन भी होती थी, केरोसिन की लाइन भी होती थी, और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने दारू की भी लाइन लगवा दी थी। तो आप ऐसे लोगों से जनता बहुत सावधान हो गई है। जनता जनार्दन होती है और हमने जनार्दन का सम्मान किया है। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात को आप हवा में मत लीजिएगा, निश्चित तौर से ये होने वाला है। क्योंकि मोदी जी ने जब ये कहा था कि डिजिटल पेमेंट होगा, आज आप देखिए, आप अगर पानी के बतासे भी खाने जाते हैं और चाय की दुकान पर भी जाते हैं तो कहता बाबूजी इसमें आप पेमेंट कर दीजिए, उसमें धन्यवाद सहित पैसे प्राप्त करने की आवाज आती है। ये कैसे संभव हुआ? दृढ़ इच्छा शक्ति से ये संभव हुआ। हमारी सरकार दृढ़ इच्छा और मजबूत इरादे से आगे बढ़ रही है और हम लोग देश को आगे ले जाने में आप सभी लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे और देश को विश्व गुरु बनाने में आपकी जनता जनार्दन सहयोग कर रही है और आगे भी करें। ठीक है राघवेंद्र जी जुड़े रहिए हमारे साथ श्रुति गुप्ता जी लगातार जुड़े हैं। श्रुति गुप्ता जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। श्रुति गुप्ता जी, निश्चित रूप से इन तस्वीरों को जो मुंबई और तमाम शहरों से निकल कर आई हैं, इनको सुखद तस्वीरें अगर मान लिया जाए, और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से देश का युवा इतना सक्षम बने कि इससे ज्यादा, इससे महंगी क्रय शक्ति उसकी हो, वो न सिर्फ मोबाइल, हर महंगी चीज जो है वो भारत का युवा खरीदे, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन देश का एक वर्ग, बड़ी संख्या है उसकी, जिसकी सालाना जितनी इनकम नहीं है, वो उसके डबल कीमत में ये फोन आ रहा है। उनकी भी फिक्र करनी चाहिए। 80 करोड़ की आबादी को अगर सरकार राशन कई सालों से दे रही है, उसमें से अगर प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से लाखों लोग ऐसे होंगे जो उस गरीबी रेखा से निकल गए होंगे। तो उसमें अब छटनी होनी चाहिए। जो ज्यादा गरीब हो उनको और ज्यादा सरकार सहूलियत उपलब्ध कराए ताकि वो भी मुख्य धारा में आए, वो भी इसी लाइन में आज नहीं तो 2 साल के बाद अगर लगे तो वो तस्वीर निश्चित रूप से मजबूत भारत की होगी। श्रुति जी, देखिए, सरकार की तरफ से सहूलियत की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र की, देश की जनता के हर वर्ग, चाहे वो ऊपर से लेकर नीचे तक, हर वर्ग का वो ध्यान रखे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जनता तक उन सुविधाओं की जानकारी पहुंच रही है या नहीं, और जनता तक क्या वो सुविधाएं पहुंच रही या नहीं, क्योंकि ये आप और हम सब जानते हैं कि सरकार लंबी लंबी योजनाओं का बखान किया जाता है सरकार की तरफ से, और वो लगातार उनके मैनिफेस्टो में भी होती हैं। हर बार कोई ना कोई नई योजनाओं का लोकार्पण होता है। अगर आज लखनऊ में बात करें तो मिशन शक्ति 0.5 का आज लॉन्चिंग हुई है, जिसमें तमाम बड़े नेता और नारी शक्ति को कैसे प्रदेश में मजबूत किया जाए उस पर चर्चा की गई है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन योजनाओं का लाभ क्या जनता तक पहुंच रहा है, और जनता तक नहीं, क्या जनता के हर वर्ग तक पहुंच रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज है कि कितनी अवेयरनेस है जनता के बीच में,
ये सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं बनता, ये विपक्षी दलों का भी कर्तव्य बनता है, खुद जनता का भी कर्तव्य बनता है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं जनता के लिए हैं, उनको उनकी कितनी जानकारी है, नहीं है तो रखनी चाहिए। जहां तक मेरा ये मानना है। हाँ, ये जरूर है कि इस चीज में सरकार को बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए कि किसी एक खास वर्ग को वो सुविधाएं ज्यादा दे रहा है या किसी एक खास वर्ग को कम दे रहा है। इस तरह का भेदभाव सरकार को नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक ये आईफोन वाली आपने बात कही है, निश्चित रूप से ये हम इसको बहुत ही पॉजिटिव मान सकते हैं अपने देश की उन्नति के लिए। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो तमाम विदेशी बहुत बड़े बड़े चिंतक आते हैं भारत में, यहाँ पर फिल्में बनाते हैं, कोई बहुत अच्छी तस्वीर भारत की नहीं देके जाते हैं। वो यही दिखाते हैं इंडिया इज अ पुअर कंट्री। तो इस तरह की तस्वीर विदेशों में ना जाए। सिर्फ आईफोन की लाइन लगा के हम ये दिखा रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, तो शायद निश्चित रूप से कहना अभी भी, अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम सपने देख रहे हैं दिल में। तो इस सपने से हमें बाहर निकलना होगा। सिर्फ आईफोन की लाइन को देखकर हम ये नहीं मान सकते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया या सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है और हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें समझना ये होगा कि इसका दूसरा पहलू, इन लाइन के पीछे का पहलू क्या है, कि क्या जनता आज भी राशन के लिए मारामारी नहीं करती है? क्या जनता आज भी जो उनको बुनियादी सुविधाएं जाती, अस्पताल में जो लंबी लाइन है, क्या उसके लिए भी मारामारी नहीं करती? अगर आज आप अस्पताल में चले जाइए, आप देखिए कि कितनी लंबी लाइन होगी, उसमें से आपको 80% ऐसे लोग मिलेंगे जो परेशान होंगे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिन पर कोई भी विचार नहीं कर रहा है। अगर आप राशन की दुकानों पे जाइए तो उनको पता ही नहीं कि राशन मिलेगा कब, वो रोज आके वहां पर जाते हैं। तो इन तमाम चीजों पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो शायद तभी भारत की, एक विकसित भारत की एक अच्छी तस्वीर बन पाएगी। वरना आईफोन की लाइन में लग के आईफोन लेके ये दिखाना कि मेरे हाथ में आईफोन है इतने हजार का, इतने लाख का, तो ये कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं मानी जाएगी। निश्चित रूप से हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं अश्विनी सर, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। इस बार जो है श्रुति जी ने, जो मेरा मूल सवाल था उसका जवाब दिया है श्रुति जी ने। जिस तरीके से सरकार तमाम योजनाएं सर चलाती है, अश्विनी सर तमाम योजनाएं चलाती है, शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि जिस भारत में अभी 70 सालों से लोगों को मकान, शौचालय और तमाम जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, उस भारत की ये तस्वीरें हैं। सरकार उपलब्ध तो करा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख लीजिए कि योजनाएं आवास उपलब्ध करा रही है, लेकिन आवास मिल किसको रहा है? तमाम ऐसे लोग हैं, ग्राम प्रधान, सचिव और उसके अपने लोग, या जो पैसे दे देते हैं। हर जगह की ऐसी तस्वीरें नहीं, लेकिन तमाम जगह ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जो पहले से मजबूत था उसी को आवास फिर से मिल गया, गरीब जो है वो अधिकारियों के चक्कर काटता नजर आ रहा है। तो फिर आर्थिक असमानता सर खत्म कहां होगी? सरकार तो अपने आंकड़े बता देगी और सरकार कहेगी ये योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो योजनाएं जब धरातल पर 100% उतरेंगी, निगरानी होगी, तब आर्थिक असमानता कहीं ना कहीं खत्म होगी और ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो तस्वीर एक बनेगी। बिल्कुल आपने सही कहा और श्रुति जी ने भी जो कहा है बिल्कुल वो सही कहा है। कारण कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं जी, और सरकार की मंशा भी ये है कि डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जाए। लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसा तंत्र है जो चाहता है कि बिना लिए दिए मैं किसी को कुछ सुविधा नहीं लेने दूं। पैसा उसके खाते में चला गया है, लेकिन वो ये कहता है कि तुम्हारे पैसे खाते में तो आ गए हैं, लेकिन ये मेरे कारण आए हैं। तो इसकी निगरानी के लिए जो तंत्र सरकार का चाहिए वो भी चाहिए। यानी जो आपने दिया है जनता को, वो जनता के सही हाथ में पहुंचा है और बिना किसी लिए दिए के पहुंचा है, वो भी जरूर किया है। और जितनी योजनाएं, बिल्कुल श्रुति जी ने कहा कि आए दिन सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है, लेकिन वो सिर्फ सरकारी अधिकारियों द्वारा उसको हम सोचें कि वो जो है जनता तक पहुंच रही है, उसको जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हर राजनीतिक दल हो, एनजीओ हो, उनका भी कर्तव्य बनता है। अभी मैं किसी भी राजनीतिक दल की अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के अपने जो कार्यकर्ता है उन्हीं को नहीं पता होगा कि हमारी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हम जनता तक लेके जा सकते हैं। हवाई बहुत है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसके ऊपर निगरानी की जरूरत है। बार बार एक चर्चा होती है, ये 80 लाख लोगों को खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर दो चीजें हैं, वो ध्यान रखनी चाहिए जी। पहली, इससे पहले की सरकारों में क्या होता था, अनाज जो है गोदाम में पड़ा हुआ सड़ जाता था। अगर आप प्रिक्योर नहीं करते
तो किसान जो है वो अनाज उत्पादन करना वो बंद कर देगा। वो बंद कर देगा तो आपके यहाँ पर अनाज की कमी हो जाएगी। अब अनाज उत्पादन हो रहा है, किसान को भी उसका मूल्य मिल रहा है, और जब वो वहां पर गोदाम में आ रहा है तो गोदाम में सड़े नहीं, तो ऐसे जरूरतमंद जो परिवार है उन तक भी वो पहुंचता रहे। तो अब आप देखेंगे कहीं किसी ना अखबार में ना चैनल में किसी गोदाम के अंदर अनाज सड़ने की पिक्चर नहीं आती है। तो अनाज का उत्पादन भी हो रहा है, किसान को उसका मूल्य भी मिल रहा है, और जरूरतमंद को अनाज भी मिल रहा है। ठीक है तो सर, इससे बड़ी व्यवस्था क्या हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने महत्वपूर्ण बात की। राघवेंद्र सिंह जी, आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। अभी श्रुति जी ने कहा कि दुनिया में अगर यह तस्वीर जाती है, अभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेक इन इंडिया होनी चाहिए, दुनिया की कंपनियां आए भारत में बनाएं, और जब ये तस्वीरें दुनिया में जाएंगी तो निश्चित रूप से दुनिया की कंपनियां आएंगी भारत में, कि कोई भी उत्पादन अगर भारत में बनाओ तो भारत इतना खुद बड़ा, इतना बाजार है कि वहां हाथों हाथ प्रोडक्ट को लिया जाता है। लेकिन वो तस्वीर जो है, एक तस्वीर जानी चाहिए, अलग अलग तस्वीरें अगर जाएंगी, देश का जो अन्य वर्ग जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 2 और 3 तीसरी तस्वीर, वो तस्वीर अगर बेहतर होगी तब जो है ये सुखद तस्वीरें होंगी। क्योंकि किसान खाद की लाइन में अगर लग रहा है, उसको यूरिया नहीं मिल पा रही है, राशन की लाइन में अगर लोगों को लगना पड़ रहा है, इलाज की लाइन में अगर लगना पड़ रहा है, उसको अगर समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो ये तस्वीरें सुखद तस्वीरें नहीं कही जाएंगी। लेकिन अगर वो तस्वीरें अगर बेहतर होंगी तब ये तस्वीरें हम दुनिया को दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से ये चमकदार तस्वीर कही जाएगी। राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने जी। लाइन की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचनी चाहिए। अंत्योदय की योजनाएं हमारे कार्यक्रमों में समाहित हैं और हम उन कार्यक्रमों को चला रहे हैं। अब रही बात, मनरेगा जैसी योजना हमने बंद नहीं की, वो भी चालू है। ऐसा नहीं है हमने कोई दोषारोपण किसी पर किया हो कि किसी ने कुछ सर निगरानी, सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, योजनाएं बहुत बेहतर है। अभी सर अश्विनी सर भी कह रहे थे, इम्प्लीमेंट उनका जो कैसे चल रही योजना ये देखना जरूरी होगा। प्रधान सर एक सवाल आपको एक बात आपको बता दूं, प्रधान दर्जनों लोगों का जो है वो मशीनों से काम करवाता है, नाम दर्जनों लोगों के फर्जी चढ़ाए जाते हैं, बाद में उनको जब पैसा आता है 200, 500, 400 रुपया उनको दे दिया जाता है, बाकी उनके खाते में चला जाता है। हजारों जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। योजनाएं सर आपकी खराब नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीरें आती हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। मैं आपको बता दूं, एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई, हमारा तो प्रधानमंत्री ऐसा है सीधे खाते में ही पैसे भेजता है, लेकिन उस पर भी सेंध न लग पाए, इस पर भी हमारी नजर रहती है। और आपने देखा होगा समय समय पर ग्राम प्रधानों के पस्तों की जांच की जाती है, वहां के जिलाधिकारी, वहां के एसडीएम, वहां के तहसीलदार उसको जाकर के करते हैं। अब रही बात है, एक आध जगहों पर ऐसा नहीं है कि हम पूरे भगवान हो गए हैं, अंतर्यामी है, सारा कुछ जानते हैं और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन हम ऐसी बात नहीं करते। हम धरा निश्चित रूप से राघवेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत जगह की तस्वीरें सुधारने की जरूरत है। सर 1-2 जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। हर योजनाएं हर जगह भ्रष्टाचार की वजह से जो जरूरतमंद लोगों तक तमाम योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से गरीब जो है वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी चर्चाएं करनी पड़ती है। नहीं तो ऐसी जो तस्वीरें हैं निश्चित रूप से वो अच्छी तस्वीरें हैं। हमारे देश का युवा अगर वो महंगी चीजें खरीद रहा है तो निश्चित रूप से देश जो है उसका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। लेकिन जो पीछे जो तस्वीरें छूट रही हैं, जो दूसरी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को भी बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अश्विनी सर आपका बहुत शुक्रिया, श्रुति जी आपका बहुत शुक्रिया, और संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमारे सवालों का शायद उन्होंने जवाब देना ठीक नहीं समझा, या जो भी कारण रहे हो सवालों से वो बचकर निकल गए। उनका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमारे सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें भारत में सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से जब राशन की लाइन की तस्वीर, खाद की लाइन की तस्वीर और अन्य जो तस्वीरें हैं वो उन तस्वीरों से भी जब
अच्छे मैसेज आएंगे, वहां से भी किसानों को खाद मिलेगी, राशन वाले को सरकार पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जाकर कुल मिलाकर जब एक तस्वीर बनेगी तब हम कह सकते हैं कि एक भारत और एक तस्वीर, और ये तस्वीर निश्चित रूप से हर देशवासी के लिए गर्व की तस्वीर होगी और दुनिया में भी भारत की ये गर्व की तस्वीर होगी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज।